गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि पिछले क्लास में हमने जो है अपना लास्ट जो चैप्टर चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसे समाप्त कर लिया था, चैप्टर 5। और अब जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 8 जो है आपका ट्रिगोनोमेट्री। क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी क्या होता है? सबसे पहले बात तो ये जान लीजिए, त्रिकोणमिति कहते हैं इसे। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से क्या मतलब है? इसमें तीन त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, त्रि मतलब होता है तीन, गोण मतलब होता है भुजा, मेट्री मतलब होता है माप। यानी कि त्रिगोनोमेट्री का पूर्ण अर्थ क्या निकल गया? त्रिभुज की तीन भुजाओं का माप। तो हम त्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ते हैं? त्रिभुज के तीन भुजाओं के माप को पढ़ते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक त्रिभुज बना दूं, ठीक है, तो इस त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, तो इसी के माप को जो है हम लोग त्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है एबीसी, तो इसी में इसकी भुजा के माप क्या होगा? ठीक है, इसकी भुजा की माप क्या होगी? यही हम जो है इसमें त्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो त्रिगोनोमेट्री यानी तीन भुजा माप, यानी कि त्रिगोनोमेट्री का पूर्ण अर्थ क्या हुआ? त्रिभुज की तीन भुजाओं का माप। अब देखिए, सबसे पहली बात कि किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में संबंधों के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये मैं एक त्रिभुज यहाँ पे बना दिया, त्रिभुज ए बी और सी। तो इस ए बी एक भुजा है, बी सी भी एक भुजा है और ए सी भी एक भुजा। ये तीन भुजा है, एक ए बी, एक बी सी, एक ए सी। तो इन तीन भुजाओं के बीच में कोणों का क्या संबंध होता है? जैसे एक एंगल यहां बनेगा, एक एंगल कोण यहां बनेगा और एक कोण यहां बनेगा। तो इन तीनों एंगल में और इन तीनों भुजाओं में क्या संबंध होता है? इसी के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध के अध्ययन को क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। और हमेशा याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। यानी हम पूरा ये चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, तब तक हम लोग हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आया? समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोणों का माप जो है 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है? यस सर। चलो, तो अब देखिए त्रिकोणमिति का उपयोग कैसे किया जाता है, इसका क्या उपयोग होता है। तो आप ध्यान से सोचिएगा, अगर हमें, जैसे हम खड़े हैं और कोई हवाई जहाज उड़ रही है, तो वो हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी है हम त्रिकोणमिति से ही निकालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप मान लेते हैं कि ये आप हो, यहाँ पे खड़े हो, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, और यहाँ से एक हवाई जहाज जो है, एक हवाई जहाज जो है उड़ रही है। तो हम यहाँ से जब इसको देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है, और ये हमारी सतह होगी, तो यहाँ से एक त्रिभुज जैसा आकृति बनेगा और इससे हम इसकी ऊंचाई निकालते हैं। तो भवन की ऊंचाई निकालना हुआ, या पनडुब्बी जो पानी के नीचे चलती है उसकी गहराई पता करना हो, या सीढ़ी जो आप सीढ़ी छत से चढ़ के जाते हो तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना हो, या जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना, इन सब जगह जो है हम त्रिकोणमिति का ही उपयोग करते हैं, जिससे हम इनकी ये सारी चीजें ज्ञात कर पाते हैं। तो आप कहोगे सर इसे कैसे ज्ञात करेंगे, अभी बता दो। नहीं, अगला चैप्टर जो है आपका इसका उपयोग है। तो अभी हम पहले क्या निकालना सीखेंगे? त्रिकोणमिति का बेसिक चीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये भवन की ऊंचाई, पनडुब्बी की गहराई, सीढ़ी की लंबाई और जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई निकालना सीखेंगे। तो पहले हम छोटी चीजों को सीखेंगे, ठीक है, किसका अनुपात क्या होता है, टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, ये सब चीजें क्या होती हैं। उसके बाद हम ये सब चीजें निकालना सीखेंगे, जो कि आपका अगला चैप्टर है। अगला चैप्टर का नाम ही क्या है? त्रिकोणमिति का उपयोग। अगला चैप्टर का नाम ही क्या है? त्रिकोणमिति का उपयोग, ऊंचाई, ठीक है, एवं दूरी, ठीक है, दूरी एवं ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस, अगला चैप्टर है आपका। तो पहले हम लोग इस चैप्टर में त्रिकोणमिति का बेसिक चीजें पढ़ेंगे, इसके बाद अगले चैप्टर में जो है हम लोग उसकी चीजें पढ़ेंगे। चलो, अब देखिए समकोण त्रिभुज मैंने आपको अभी बता दिया, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो जिस त्रिभुज में एक कोण जो है समकोण यानी 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। और एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण यानी 90 डिग्री का होता है और दो न्यून कोण होता है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? न्यून कोण का मतलब जो 90 डिग्री कम होता है। वेरी गुड, ऐसा कोण जिसका
माप जो है 90 डिग्री से कम होता है उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। तो एक त्रिभुज में आप सोचो, एक त्रिभुज में अगर एक एंगल मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोण जो है 90 डिग्री है, तो एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कोण का कितना होता है? 180। तो अगर ये एक कोण 90 डिग्री हो गया तो क्या ये कोण कभी भी 90 से बड़ा हो सकता है क्या? दोनों नहीं होगा, यानी ये दोनों कोण न्यून कोण ही होगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि दो कोण है तो कभी भी एक कोण तो 90 होगा नहीं, दोनों बटेगा, यानी एक को अगर 40 होगा तो दूसरा 50 होगा, एक 60 होगा तो दूसरा 30 होगा, क्योंकि टोटल 180 होगा, ठीक ना। तो एक समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का एंगल होता है और दो न्यून कोण होता है। इतनी बेसिक बातें क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलो माइक म्यूट रखिएगा सभी बच्चे, देखिए माइक ऑन मत कीजिए। अब देखिए ये यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन सी है, तो एक भुजा तो ये हो गया जिसमें मैं अभी मार्कर चलाऊंगा, देखिएगा ध्यान से। ए बी इसकी एक भुजा हो गया, यहाँ पे लिखा गया है। बीसी इसकी एक भुजा हो गया, देखिए रेड से चला रहा हूं, ये बीसी इसकी एक भुजा हो गया। और एसी जो है इसकी एक भुजा हो गया, या सीए कहिए, इसकी एसी एक भुजा हो गया। तो ये तीन भुजा आप सभी बच्चों को दिख रहा होगा, ए बी, एसी और सीए, ये क्या है? इसकी तीन भुजाएं हैं। और इसके तीन कोण कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक एंगल तो यहां बनेगा, एंगल ए, एक यहां बनेगा एंगल बी, और एक एंगल यहां बनेगा एंगल सी। क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहाँ पे एंगल ए बन जाएगा, यहाँ पे एंगल सी बन जाएगा, और यहाँ पे एंगल बी बन जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण पाए जाते हैं। क्लियर है? फाइनल एग्जाम में तो आएगा ना, हमें अंततः फाइनल एग्जाम से मतलब होना चाहिए ना। तो हमारा जो फाइनल एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम, उसमें तो आएगा ही, तो हमें मतलब तो पढ़ना ही है, तो पहले पढ़ते हैं, क्या दिक्कत? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, यहाँ यस सर। कोई डाउट नहीं है? चल अब देखिए इसमें तीन भुजाएं होती हैं, तो तीनों का विशेष नाम है। बस ध्यान रखिएगा, जो भी ये 90 डिग्री का कोण होता है ना, इसके ठीक सामने वाला कोण हमेशा कर्ण होता है। इसके ठीक सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। याद रहेगा सभी बच्चों को? यस सर। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और ये सबसे बड़ी भुजा होती है, तो देख के भी आपको नजर आएगा। तो 90 डिग्री एंगल की सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। देखिए समकोण त्रिभुज में समकोण के यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, कोई दिक्कत। और कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा। इन तीनों में सबसे बड़ा जो होगा कर्ण होगा, ठीक है। अब देखिए एक तीसरी बात कि कर्ण को सामान्यतः अंग्रेजी के एच से जो है, हाइपोटेनुस इसे कहा जाता है, इंग्लिश में एच से दिखाया जाता है, तो ये यहाँ पे एच लिखा गया है। तो कर्ण के बारे में इतनी जानकारी सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि यस सर। में 90 डिग्री के एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले कोण भुजा को कर्ण कहते हैं, और ये एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, और इसको एच से दिखाया जाता है। अब बच गया बाकी दो भुजा, तो ध्यान से समझिएगा। अच्छा कितने लोग आप ये चीज समझते हो आधार क्या होता है? जब घर बनता है, जैसे कि समझिएगा यहाँ पे इतना बड़ा घर बनाया गया, ये अगर मैंने मान लूं कि एक ये घर है, ये घर का दरवाजा है, ठीक है, ये घर है। तो घर बनाने से पहले क्या दिया जाता है? इसका नींव दिया जाता है कि नहीं? तो यहाँ पे जो ये रेड वाला है, ये वाला, ये इसका क्या है? आधार है। इस घर का आधार ये है कि नहीं है? सभी बच्चे बताइएगा, जिसपे ये घर टिका हुआ है। तो ये आधार कहलाता है, इसे हम बेस कहते हैं घर का। यानी जिसपे ये सारी चीजें टिकी हुई हैं, पूरा मकान टिका हुआ है, उसी को आधार कहते हैं। तो ये आधार है ना इसका, ये आधार है ना जी, इस घर का आधार है कि नहीं है ये? यस 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 सर। कहीं कहीं पे नींव भी कहा जाता है, नींव। आप लोग कहीं देखेंगे गांव में कुछ लोग ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, नींव देना या नींव देना, या कहीं कहीं पे बेस भी कहा जाता है, इसका बेस तैयार करना, ठीक है। तो ये इसका बेस होता है, ठीक है। ऐसे ही त्रिभुज में भी बेस होता है। आप देखिए यहाँ पे, अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें किसको बेस माने, तो हमें ये तो पता चले पहले कि हम
एंगल किस एंगल की बात करें, अगर ये 90 डिग्री है तो इसका बेस जो है ये भी हो सकता है, ये वाला भुजा, यानी ए बी भी हो सकता है और BC भी हो सकता है, यानी AB और BC दोनों बेस हो सकता है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि सामने वाला कर्ण होगा, ठीक है, लेकिन बेस कौन होगा। तो अगर हम एंगल C की बात करेंगे, एंगल C के लिए अगर बात करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, एंगल C के लिए बेस हो जाएगा BC, यानी क्योंकि इसी पे पूरा घर ये टिका हुआ है, इसका मतलब ये इधर से एंगल और ये इधर से एंगल, तो इसी पे ये घर पूरा टिका हुआ है, ये पूरा घर इसी पे टिका हुआ है, तो एंगल सी के लिए बेस हो गया BC। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जस्ट उल्टा इसके, ठीक है, अगर मैं बात करूं एंगल BA के लिए, तो अब बताइए यहाँ पे आधार कौन सा हो जाएगा, ये वाला, यानी अब घर जो है इधर से बात समझ में आया। तो एंगल A के लिए बेस क्या हो जाएगा आपका AB, और BC क्या हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, लंब, इसे लंब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे AB जो है आपका एंगल A के लिए ये बेस हो जाएगा और BC यहाँ पे लंब हो जाएगा। तो इसी चीज को अब हम यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा आधार क्या होता है। तो एंगल A के लिए आधार आपका क्या हो जाएगा, बताइए सभी बच्चे, बेस हो जाएगा ना, AB हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं एंगल C के लिए, बताइए एंगल C के लिए बेस क्या होगा, एंगल C के लिए बेस क्या होगा, बताइए चैट सेक्शन में बताइए सभी बच्चे, एंगल C के लिए बेस क्या होगा। BA सर। एंगल C के लिए बेस ये होगा ना जी, BC। एंगल A के लिए बेस हो गया AB, ठीक है, एंगल A के लिए बेस होगा AB और एंगल C के लिए बेस होगा BC। अंतर समझ में आया, अंतर समझ में आया। यस सर। यस। एंगल A के लिए बेस हो गया AB और एंगल C के लिए बेस हो गया BC। क्लियर है। यस सर। तो हमेशा याद रखिएगा बेस पहचानने का तरीका, ये दोनों एंगल जहां पे मिलेगा ना एक सीधी रेखा पे, वही आधार होता है। ये दोनों एंगल जहां सीधी रेखा पे मिला वो आधार होता है। तो अगर यहाँ पे अगर ये एंगल रहेगा तब ये दोनों यहाँ मिलेगा तो आधार हो जाएगा BC। अगर यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा तो यहाँ रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। तो समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण की संलग्न भुजा को, यानी इसका संलग्न भुजा जो है कौन सा है, AB है, ठीक है, तो आधार कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको B से दिखाया जाता है, ठीक है। और एक होता है लंब, ठीक है। तो लंब क्या होता है, समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सम्मुख भुजा, न्यून कोण के सम्मुख भुजा, यानी ये जो न्यून कोण है इसके सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, यानी परपेंडिकुलर। क्या, परपेंडिकुलर, हाँ लंब कहेंगे। तो जो न्यून कोण है ना इसके सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे हम लोग, लंब कहेंगे। तो लंब को ऊंचाई भी कहा जाता है, हाइट भी कहा जाता है, और इसे P से दिखाते हैं। तो अगर ये वाला आधार हो गया, अगर ये वाला आधार हो गया तो फिर ये लंब हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आधार तो ये लंब, अगर ये आधार तो ये लंब, ठीक है। मैं इसको एक दो फोटो से समझाता हूं अलग अलग। जैसे एक ट्रेंगल यहां ले लेते हैं और एक ट्रेंगल यहां ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये है ABC और यहाँ पे ट्रेंगल है AB और C। यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण है। तो अगर हम बात करेंगे एंगल C के लिए, एंगल C के लिए, तो एंगल C के लिए ये आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा BC, और ये सामने वाली भुजा हमेशा ही कर्ण होती है तो ये कर्ण हो जाएगा, यानी कि H हो जाएगा हाइपोटेनस, और ये जो हो जाएगा ये भुजा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ये एंगल C के लिए। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे एंगल A के लिए, एंगल A के लिए, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा आपका, ये जो होगा अब यहाँ पे ये बेस हो जाएगा, ये वाला भुजा जो है बेस हो जाएगा, और ये वाला भुजा जो है यहाँ पे लंब हो जाएगा, यानी कि P हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये तो हमेशा ही कर्ण रहता है।
तो ये हमेशा ही कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस होगा। क्या ये दोनों अंतर आप लोग को समझ में आया? तो आपको Yes, जब भी sir. क्वेश्चन पूछेगा इस चीज का ध्यान रखना होगा कि किस एंगल के लिए कर्ण और बेस और लंब जो है बदलता रहेगा। तो अगर हमने इसको लिया, मतलब इस एंगल को लिया, तो इस एंगल के लिए ये लंब होता है, ठीक है, और इस एंगल के लिए ये लंब होता है। तो ये दोनों अंतर याद रहेगा सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए, एंगल सी के लिए ए बी बताइए क्या है? एंगल सी के लिए ए बी क्या है? चैट सेक्शन में बताइए सभी बच्चे, एंगल सी के लिए ए बी क्या है? एंगल सी के लिए ए बी क्या है? BC. अरे यार, एंगल सी के लिए ये भुजा क्या होगा? ए बी एंगल सी के लिए सर लंब होगा। तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में ये बात क्यों नहीं लिख रहे हैं? एंगल सी के लिए ये लंब होगा ना, यानी कि पी होगा, और बीसी क्या होगा? आधार होगा, यानी कि बेस होगा, और सी तो हमेशा ही कर्ण होगा, यानी कि ये तो बदलेगा नहीं, एच होगा एंगल सी के लिए। क्लियर है सभी बच्चों को बात? ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट किसी बच्चे को? No, sir. चल अगला क्वेश्चन देखिए। अब एंगल ए के लिए पूछा गया है। अब बताइए ए बी, यहाँ पे एंगल ए के लिए ए बी क्या होगा? एंगल ए के लिए ए बी यहाँ पे क्या होगा? एंगल ए के लिए ए बी क्या हो जाएगा? चैट सेक्शन में बताइए सभी बच्चे। बेस, वेरी गुड। अब एंगल ए के लिए ए बी बेस हो गया, और बीसी क्या हो जाएगा? ये वाला भुजा आप क्या हो जाएगा? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, और सी तो हमेशा हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, यानी कि इसको हम बी लिख देते हैं, इसको पी और इसको एच। क्लियर है सभी बच्चों को? ये राहुल कुमार नाम से जो बच्चा है, मेरा नाम लिखने के लिए मैं आपको कर रहा हूं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है, यहाँ नाम नहीं लिखना है, पढ़ाई कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? मैंने कर्ण लिखा है। कर्ण ऐसे नहीं लिखा जाता है, कर्ण अगर लिखना है तो ऐसे लिखा जाता है, ये नहीं रहता है यहाँ पे, ठीक है। मेरा नाम ये कर्ण है, और कर्ण में अंतर नहीं समझ में आ रहा है? कर्ण ऐसे लिखा जाता है और कर्ण ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। अब क्या बच्चे हैं भैया मतलब ऐसा पहली बार हुआ किसी और टीचर को पढ़ाना चाहिए था ये, कि ना जी, कंफ्यूजन हो जा रहा है ना? यस सर। अभी ठीक है, क्लियर है ये कर्ण? Yes, sir. तो चलिए इस क्वेश्चन में बताइएगा, ठीक है, कि आधार क्या होगा? आधार कितना है? कोण पी के लिए आधार बताइए, कोण पी के लिए आधार क्या होगा? एंगल पी के लिए आधार बताइए क्या होगा? बताइए। QP. अरे क्यूपी का मान लिखा है ना, तो वही मान बताइए ना, वैल्यू लिखा है ना, क्यूपी का वैल्यू कितना है वो बताइए। तो आधार हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू, और पी क्यू कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। और लंब कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से सभी बच्चे, लंब कितना हो जाएगा? क्यू आर, और क्यू आर कितना है? 4 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना हो जाएगा? पी आर, और पी आर कितना है? 5 सेंटीमीटर। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. Sir. ये एंगल पी के लिए था। अब चलिए आप सभी बच्चे बताइए एंगल आर के लिए। अब अगर हम ये एंगल ले रहे हैं, पी की जगह पे आर ले रहे हैं, तो अब बताइए एंगल आर के लिए आधार क्या होगा? बताइए एंगल आर 4. के लिए आधार, सभी बच्चे बताइए चैट सेक्शन में। एंगल आर के लिए आधार हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और बेस कितना हो जाएगा? सॉरी बेस ही तो है ये। लंब कितना हो जाएगा? यानी कि पी, लंब कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। वेरी गुड। और कर्ण तो बदलता नहीं है, यानी एच जो है हमेशा वही रहता है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को?
तो लंब और आधार कैसे चेंज हो जाते हैं एंगल के साथ, ये समझ में आया? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए। अब हम लोग होल सेक्शन में क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइएगा कि एंगल के लिए, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिए। एंगल के लिए आपको पूछा गया है, एंगल के लिए आधार क्या होगा, कितना सेंटीमीटर आधार होगा एंगल के लिए आधार। वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आ रहा है। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। जो बच्चे लेट क्लास ज्वाइन किए हैं उनका ये आंसर गलत हो रहा है। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने बी आंसर किया है, जिन्होंने बी आंसर किया है। एक बात बताइए, मैंने हमेशा बताया कि 90 डिग्री के सामने वाला एंगल हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है? हमेशा कर्ण होता है। तो ये तो पता ही है कि ये तो हमेशा कर्ण होगा, ये तो कभी बदलेगा ही नहीं। आज सबसे बड़ी भुजा है तो कर्ण होगा। 12, 13, 5 में सबसे बड़ी भुजा क्या है? 13। तो ये तो हमेशा कर्ण है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो कोई गलती नहीं करेगा। तो जो बच्चे बी किए हैं एकदम मतलब कि आपको कुछ नहीं आता, तभी आपने बी किया। अब देखिए एंगल के लिए आपका आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। लेकिन अगर जस्ट इसके उल्टा कर दें हम लोग, अगर एंगल एम के लिए अगर मैं पूछूं, एंगल एम के लिए, तो एंगल एम के लिए 5 जो है बेस हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है पी हो जाएगा। लेकिन अगर के लिए बात करें तो के लिए जो है ये बेस हो जाएगा और ये जो है क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आया? तो एंगल यस के लिए सर। बेस हो जाएगा 5 और पी हो जाएगा 12, और एंगल के लिए बेस हो जाएगा 12 और 5 हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये दोनों अंतर क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है एंगल के लिए, तो एंगल के लिए बेस हो जाएगा 12। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। अगला प्रश्न कर। अच्छा ये तो हो ही गया। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय कितने बच्चों को याद है? मुझे मुझे याद है। बताइए क्या होता है? h² = p² स्क्वायर + b²। रूट टी स्क्वायर प्लस बी वेरी स्क्वायर। गुड, वेरी गुड। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है कि एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि h² बराबर p² प्लस b²। यानी अगर एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजा पता चल जाए तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। हमें अगर दो भुजा पता चल जाए तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए, हमें h² पता है। अगर मैं आपसे यहां से पूछ दूं कि p² बराबर क्या होगा, तो ये h² में ये b² इधर आ जाएगा, तो h² माइनस b² हो जाएगा। अगर मैं यहीं से पूछ दूं b² बराबर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? h² माइनस क्या हो जाएगा? p²।
तो हमें एच भी निकल जाएगा, बी पी भी मिल जाएगा, बी भी मिल जाएगा। यानी एक समकोण त्रिभुज में अगर हमें कोई भी दो भुजा पता है तो हम तीसरी निकाल सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। यस। क्लियर है सभी बच्चों को? तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे निकालेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि P जो है 3 सेंटीमीटर है और B जो है 4 सेंटीमीटर है, तो H कितना होगा? निकाल के बताइए तो। सभी बच्चे निकालिए। सभी बच्चे निकालिए। अगर P हमें पता है परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर, B भी हमें पता है 4 सेंटीमीटर, तो H कितना होगा? बताइए सोनिया, कुछ पूछना है? नो सर, निकल गया मेरा तो। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हमें H निकालना है, तो H स्क्वायर बराबर हमें पता है कि क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही पाइथागोरस प्रमेय है। तो P कितना है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर, B कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 3 3 का 9 प्लस 4 का 16, कितना हो गया 25। तो ये तो हो गया H स्क्वायर आ गया है। हमें निकालना है H, तो अगर हमें H निकालना है तो ये अंडर रूट में 25 हो जाएगा, और 25 किसका वर्गमूल है 5 का, तो H बराबर यहाँ कितना आ गया 5। क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 5। 5। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे निकालिए, तो दिए गए त्रिभुज में कर्ण निकालिए, तो यानी कि H कितना आएगा, निकालिए सभी बच्चे। निकालिए जल्दी से सभी बच्चे, एकदम फास्ट। 2। क्या 25। हो सॉरी, सकता है? 15। 15। माइक म्यूट रखेंगे, अनावश्यक माइक ऑन नहीं करेंगे, ठीक है? अनावश्यक माइक ऑन नहीं करेंगे। देखिए, तो हमें पता है कि H स्क्वायर बराबर क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। यहाँ पे P क्या है हमारा 12 परपेंडिकुलर, और 9 क्या है हमारा B बेस। तो P कितना हो गया 12 का स्क्वायर प्लस B कितना हो गया 9 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर 81। तो जोड़िए, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 8 4 12 और 1 1 2, 225। यानी H स्क्वायर बराबर 225 आ गया। तो H बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 225, और 225 का वर्गमूल क्या होता है 15। तो H बराबर कितना आ गया 15। क्लियर है सभी बच्चों को? यस। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो। बताइएगा, किसी बच्चे को कहीं से कुछ भी डाउट हो पूछ लीजिए। क्लियर है? यस सर। इस क्वेश्चन का बताइए, लंब ज्ञात करना है। इस बार क्या ज्ञात करना है, लंब इसका। ये आपको एंगल सी के लिए इसका लंब ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय से कीजिए तो।
होंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर 7 आएगा। चैट सेक्शन में आंसर बताना है, माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना। तो लंब बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आधार है, ठीक है, ये आधार है और ये हमारा कर्ण है यानी h है। तो कर्ण कितना है हमारा? 25 का स्क्वायर। आधार कितना है? 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 625 में से 576 जाएगा तो कितना आएगा? 49। यानी कि पी स्क्वायर अगर 49 आ गया तो पी बराबर क्या हो जाएगा? √49। और ये पी बराबर किसका वर्ग आएगा? 7 का वर्ग है। तो पी बराबर कितना आ गया? 7। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को पूछ लीजिएगा। नो। अच्छा, तो एक क्वेश्चन और कीजिए ध्यान से। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें आपको दे रखा है एंगल सी के लिए आपको निकालना है। ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो आपको एच बताना है कि क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा। बताइए सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, इसके बाद पोल सेक्शन में करेंगे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो h बराबर, अब हम इसी को ध्यान से देखिएगा, h स्क्वायर बराबर हमें पता है कि क्या होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली अगर h बराबर ऐसे लिख दे √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो p स्क्वायर कितना है हमारा? 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 169। और 169 किसका वर्ग है? 13 का। तो h बराबर यहाँ कितना आ गया? 13 आ गया। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। अब देखिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। माइक म्यूट कीजिए। देखिए जो भी बच्चा माइक ऑन किया मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ध्यान रखिए, अगर क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, ये है 7 सेंटीमीटर और ये है आपका 24 सेंटीमीटर। चलिए इसको 25 कर लीजिए, इसको रहने दीजिए, इसको 25 कर लीजिए। तो अब आपको ये वाला भुजा निकाल के बताना है कितना आएगा, बताइए। पैच निकालना है सर। माइक म्यूट रखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ माइक। हाँ बताइए। तुक्का मार रहे हैं आप लोग? तुक्का? तो यहां से ये क्या हो जाएगा हमारा? लंब हो जाएगा, यानी कि P हो जाएगा। अब P बराबर क्या हो जाए? √h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h हमारा कितना है? 25। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। अब b का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर। अब 625 में से 7 का स्क्वायर यानी कि 49
यहाँ पे 49 लिख दीजिए। कितना आ जाएगा? 15 में से 9 गया 6, 11 में 4 गया 7, और यहाँ 576। अब 576 किसका वर्ग है? 24 का। तो यहाँ पे P बराबर कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी बच्चों को? P बराबर कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। अब थोड़ा एक मुश्किल सवाल देता हूं, सभी बच्चे कीजिए, इसके बाद पोल में करेंगे। बस थोड़ा सा मुश्किल होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, कोशिश कीजिएगा तो निकाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन है कि अगर ये 37 सेंटीमीटर है और बेस जो है आपका 35 सेंटीमीटर है, एंगल सी के लिए आप बताइए ए बी कितना होगा? बताइएगा। इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। चल देखिए, बहुत सिंपल है। एंगल सी के लिए हमारा ये क्या हो जाएगा? पी। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। एच का स्क्वायर करेंगे 37 का स्क्वायर, माइनस बेस का स्क्वायर करेंगे 35 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर कितना आएगा? जल्दी से बताइए सभी बच्चे। 37 का 1225। कितना आएगा? 37 का 1225। 1225। क्लियर है ना? अब 35 का स्क्वायर कितना आएगा? 1369। 1369। ठीक है, अब अगर 1225 में से 1369 घटाएंगे तो कितना सर आएगा? 144। सर दस ये हजार दो गलत सौ पच्चीस नहीं आएगा। गलत सर आगे पीछे हो गया। है। क्या सुनिए, आपके ऊपर विश्वास करने लायक। सॉरी सर, वो मैंने जल्दीबाजी में देख के बता दिया। ठीक है, आपके ऊपर विश्वास करने लायक नहीं है। 1369 होता है यहाँ पे। यस सर। अब 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1225। 1225। और जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 144। 144। और 144 किस तरह का वर्ग है? 12। 12 का। 12। मतलब सोनिया आप पे विश्वास किया, आपने गलत करवाई है। ठीक है, सर मैं बोलने वाली थी पर मैंने बोला कि वही आंसर आएगा, क्या बोलेगा। क्लियर है? अब पोल में क्वेश्चन कर लें। यस सर। चल, अब देखते हैं पोल में कितने लोग गलत करते हैं। चलिए, अब इसमें आपको पता ही है क्या निकालना है, थोड़ा फास्ट निकाल के बता दीजिए। पी निकालना है सर। माइक म्यूट रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ माइक ऑन मत कीजिए। पोल में आंसर करना है, पोल में थोड़ा सा लेट से दूंगा, आराम से सॉल्व कीजिए। मैं पोल थोड़ा सा लेट दूंगा, आराम से सॉल्व कीजिए। माइक 36 12 सर जी हो गया, पोल ओपन कर दीजिए। बस कर रहा हूँ, 2 मिनट 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, एक बच्चे का गलत हो गया।
जल्दबाजी मत कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं आराम से कीजिए, आप लोगों को आता है, क्योंकि अभी अभी 4-4 क्वेश्चन इस पे करवाया। दो बच्चों का गलत हो गया, एकदम कोशिश नहीं कर रहे ईमानदारी से। लास्ट सर के कितने बच्चों का ठीक है? लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको यहाँ पे लंब निकालना है, यानी कि पी निकालना है। तो पी बराबर अभी अभी आपने सीखा था, अंडर रूट क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच कितना है आपका 26 का स्क्वायर, माइनस बी कितना है 10 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना होता है बताइए। 676। 676। और 10 का स्क्वायर 100। और 100। 676 में से 100 जाएगा तो 576। अब 576 किसका है 24। 24 का। तो आंसर क्या हो गया 24 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी बच्चों को। यस सर। यस सर। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे करें क्वेश्चन। यस सर। तो त्रिकोणमिति अनुपात से पहले दो क्वेश्चन और यहाँ पे मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ, क्योंकि 3 बच्चों के गलत थे जो होने नहीं चाहिए थे। ए बी सी, और ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल है आपके 90 डिग्री। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं कहूं कि ये भुजा जो है 61 सेंटीमीटर है और ये भुजा जो है आपका 11 सेंटीमीटर, तो इस एंगल के लिए इस भुजे की लंबाई बताइए। चल कोशिश कीजिए। तो कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
आरती आप तो दूसरी क्लास में आती है ना? नहीं, इसी में आती है। नहीं, आरती आप तो 7 बजे वाली क्लास में आती है ना आरती? सर वो क्लास मैंने 2 दिन किया था पर समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने पहले का नहीं पढ़ा था ना। पहले तो सारी आरती देती थी। अच्छा अच्छा, मैंने आपका क्लास छूटा था, ठीक है। देखिए, तो सिंपल सी बात है, ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, एच हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा, और ये हमारा अब क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो यहाँ पे पी बराबर हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच कितना है, 61 का स्क्वायर, माइनस बी कितना है, 11 का स्क्वायर। 61 का स्क्वायर कितना होता है, 3721। 61 का स्क्वायर कितना होता है जी, 3721, और 11 का स्क्वायर 121। अब इसमें से घटाइए कितना आएगा, 3600। और ये किसका वर्ग है, 60 का। तो 60। यहाँ पे p बराबर कितना आ गया, 60। क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है ये चीजें? यस सर। चल, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि अभी नया टॉपिक स्टार्ट कर। सर हाँ, ये जो सारी आपकी क्लास है ये रेगुलर होगी? नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलिए, आपकी तरफ नेटवर्क इशू है आरती। सर ये जो सारी आपकी क्लास है ये रेगुलर होगी? नहीं सुनाई दे रहा है। सर ऐसे बोल रहे हैं रेगुलर क्लास होगी क्या? नहीं, ये सप्ताह में 3 दिन ही होती है, ये क्लास सप्ताह में 3 दिन ही होती है। ये 1 महीने के बाद जो है इस क्लास को रेगुलर कर दिया जाएगा, और जो रेगुलर अभी चल रहा है उसको बंद कर दिया जाएगा। एक्चुअली क्या है, देखिए, आधे बैचेस जो है ना इस समय डेली चल रहे हैं, सप्ताह में 6 दिन, और आधे बैचेस जो हैं अभी डेली नहीं चल रहे हैं। तो जब आधे बैचेस जो अभी डेली चल रहे हैं, जैसे वो अपने लेवल पे आ जाएंगे जितना पे आना चाहिए, उसके बाद उन बैचेस को रोक के जो बैचेस अभी नहीं चल रहे हैं उनको फिर से रेगुलर कर दिया जाएगा। तो 2 हिस्सों में चलेगा बस में। तो अभी जो डेली चल रहा है वो 1 महीने के बाद सप्ताह में 3 दिन हो जाएगा, और जो अभी सप्ताह में 3 दिन चल रहा है आगे जो है उसको जो है रेगुलर कर दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से चीजें होने वाली है, ठीक है। तो कुछ भी पूछना है, कहीं से भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।